हेलो स्टूडेंट्स, एक्सीलेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम नवोदय विद्यालय के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है यानी उसका एडमिशन कैसे होता है और उसका क्या प्रोसेस है, कौन सी क्लास के लिए, सिक्स्थ क्लास के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, कब फॉर्म निकलता है, कब एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम की डेट, सिलेबस क्या है, कौन से मीडियम के बच्चे दे सकते हैं, कितनी स्कूल्स है, कितनी सीटें हैं, ये सारी चीज़ें हम की कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है उसकी अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो नवोदय विद्यालय स्कूल्स है ये कितनी है। अब देखो, हुआ क्या था आपके 1986 1986 में आपके एजुकेशन पॉलिसी आई थी। कौन सी आई थी? एजुकेशन पॉलिसी यानी शिक्षा नीति 1986। उसमें क्या बोला गया था कि हर डिस्ट्रिक्ट्स में पर डिस्ट्रिक्ट एक स्कूल, एक नवोदय विद्यालय खोला जाए। ठीक है, उसके हिसाब से अभी जो पूरे ऑल इंडिया में टोटल लगभग 661 स्कूल है। कितनी है? 661। और अपने अगर राजस्थान में अगर अपन बात करें तो राजस्थान में 35 नवोदय विद्यालय। राजस्थान में कितने हैं? 35 नवोदय विद्यालय। और अगर अपने जोधपुर में जोधपुर में बात करें तो आपके जो गांव है इधर तिलवासनी। कौन सा गांव है? तिलवासनी। तो वहाँ पर जोधपुर में ये नवोदय विद्यालय स्थापित है। ठीक है, तो टोटल स्कूल हो गई 661 ऑल इंडिया में। और राजस्थान में कितनी है? 35। और जोधपुर में कहाँ है? दिलवास में। और पर डिस्ट्रिक्ट एक स्कूल है। तो राजस्थान में अभी वैसे जिले तो 41 है लेकिन स्कूल कितनी है? 35 स्कूल। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं कितनी सीटें, हर स्कूल में कितनी सीटें। तो देखो, सिक्स्थ क्लास के में अगर आपको एडमिशन लेना है, सिक्स्थ क्लास में एडमिशन लेना है तो पर स्कूल 80 सीट्स होती है। 80 सीट्स पर स्कूल, यानी हर स्कूल में 80 सीट्स है। ठीक है, अब देखो क्लास नाइन्थ और 11th, इनमें भी, इन क्लास के लिए भी नवोदय विद्यालय में एडमिशन होते हैं। लेकिन नाइन्थ में एडमिशन कब होते हैं? जब कोई सीट वैकेंट हो जाती है, यानी कोई बच्चा स्कूल छोड़ के चला जाता है, तब तो नाइन्थ में एडमिशन होते हैं और इसके लिए आपके अलग से टेस्ट होता है। लेकिन जो 11th है उसके लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो वो एडमिशन होता है आपके 10th के मार्क्स पे, यानी 10th के परसेंटेज के बेस्ट पे 11th में नवोदय विद्यालय में क्या होता है? एडमिशन होता है, 10th परसेंटेज। और नाइन्थ में टेस्ट होता है। तो ये हो गई सीटें। तो पर स्कूल कितनी सीटें हैं? 80 सीटें। ठीक है, अगला देखो, अगला अपन बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी। ये एलिजिबिलिटी का जो एरिया यानी योग्यता, इस पॉइंट पे पेरेंट्स को, बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो आज अपन इस कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं। 3 से 4 बातें हैं जो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए नवोदय विद्यालय का एग्जाम देने के लिए। देखो, सबसे पहले मैं बताऊं, ये जो एग्जाम है वो कौन लेता है? नवोदय विद्यालय समिति यानी एनवीएस। एनवीएस क्या है? एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था है जो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। और इस एग्जाम का नाम क्या है? इस एग्जाम का आपके नाम है JNVST। का मतलब क्या हुआ? जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। क्या नाम हुआ? जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन। तो ये तो हो गया एग्जाम का नाम, टेस्ट का नाम।
अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एज की, एलिजिबिलिटी में एज की बात करूं, तो जो बच्चा है वो 6th क्लास में एडमिशन लेने के लिए उसकी एज 10 से 12 ईयर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 10 to 12 ईयर्स। ठीक है। अब ये एज कब होनी चाहिए? जैसे आप एग्जाम दोगे JNVST 2026 में दोगे, ठीक है। उसके लिए 26 की जो आपको इसकी एज की डेट ऑफ बर्थ भी बता देता हूँ, DOB, यानी कौन से डेट ऑफ बर्थ के बच्चे इसमें शामिल है। तो याद रखना, 1 मई, 1 में, जैसे 26 के लिए बताऊं तो 2014 से 31 जुलाई 2016, यानी 1 मई 2014 से लेकर 31 जुलाई 2016 के बीच में जो डेट ऑफ बर्थ है, और ये दोनों डेट शामिल है, ठीक है। यानी जिस बच्चे का जन्म 1 मई को हुआ है वो भी दे सकता है, और 31 जुलाई को हुआ है वो भी दे सकता है। ये दोनों डेट इंक्लूडेड है, और इन एज के बच्चे क्लास 6 में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। उसके साथ ये तो हो गई एज। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं क्लास, कौन सी क्लास? अब आप ले रहे हो एडमिशन 6th क्लास के लिए, तो जो बच्चा अभी 2025 में 5th क्लास में आया है, 4th क्लास पास करके 5th क्लास में आया है, जो अभी 5th क्लास में पढ़ रहा है, वही बच्चा एलिजिबल है किसमें? इस JNVST एग्जाम के लिए, ठीक है। और दूसरी बात, जिस बच्चे ने 5th का एग्जाम दे दिया है या जो 5th का एग्जाम पास कर लिया, वो बच्चा इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। और अगर कोई बच्चा कह दे कि भाई मैं 5th क्लास रिपीट करूं, तो वो भी बच्चा इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं, ठीक है। चाहे आपकी एज अब हुई है, फिर भी अगर आपने 5th क्लास पास कर ली है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो, ये बात ध्यान रखना। तो जो रनिंग में है अभी, जिसका एकेडमिक सेशन 2025-26 में वो 5th क्लास में है, तो वो भी बच्चा ओनली इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, ठीक है। स्टूडेंट्स आर इन 5th क्लास स्टडी, 5th क्लास में पढ़ रहा है, वही बच्चा एलिजिबल है। ड्यूरिंग सेशन 2025, ठीक है। 25-26 में जो बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा है, 4th क्लास करके पास आया है, वही एलिजिबल है। और याद रख लो, 5th पास्ट, अगर कोई 5th पास है वो एलिजिबल नहीं है। और अगर कोई रिपीटेड है वो भी एलिजिबल नहीं है, यानी 5th बार बार पढ़ रहा है या दूसरी बार पढ़ रहा है, वो भी एलिजिबल नहीं है। इसके साथ एक और एलिजिबिलिटी आपको मैं बताता हूँ, तीसरा नंबर, क्लास 3rd, 4th एंड 5th, ये 3 क्लासें बच्चा कंटिन्यू पढ़ रहा हो, यानी 3rd पास करके 4th में आया है और 4th पास करके 5th में आया है, वही बच्चा इसमें एलिजिबल। ये नहीं कि कोई बच्चा 3rd 2 बार पढ़ रहा है या फिर 4th 2 बार पढ़ रहा है या 5th 2 बार पढ़ रहा है, ये तीनों क्लासें कंटिन्यू पढ़ी हो, वही बच्चा इसमें एलिजिबल, ठीक है। तो ये तीनों क्लासें क्या होनी चाहिए? कंटिन्यू पढ़नी होनी चाहिए बच्चे को, ठीक है। रिपीट नहीं होनी चाहिए, इन तीनों में से एक भी क्लास रिपीट नहीं होनी चाहिए, वही बच्चा इसमें क्या होगा? एलिजिबल होगा, ठीक है। इसके साथ एक चीज और बता देता हूं, यानी डोमिसाइल। डोमिसाइल का क्या मतलब हुआ कि जो बच्चा जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए फार्म भरेगा वो उस डिस्ट्रिक्ट का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। यानी आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं, आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट की स्कूल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते,
ये है, जिस जिले से भर रहे हैं उस जिले के आप नागरिक होने जरूरी। आपका डोमिसाइल उस जिले का होना चाहिए जिस जिले का आप स्कूल कर रहे हैं। दूसरी स्कूल में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये 4 मैंने आपको बता दी क्या एलिजिबिलिटी। पहला क्या बताया, एज 10 to 12 ईयर होनी चाहिए, जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी 1 मई 2014 से 31 जुलाई 2016। इन डेट में अगर कोई शामिल है तो वो बच्चा इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। दूसरा मैंने बताया क्लास 5th में पढ़ रहा हो, पास नहीं होनी चाहिए, कोई भी क्लास रिपीट नहीं होनी चाहिए। 3rd 4th 5th की भी बता दी मैंने, 3rd 4th 5th भी रिपीट नहीं होनी चाहिए, और जिस जिले का है उस जिले का नागरिक होना चाहिए। अगली अपन बात कर लेते हैं एग्जाम के पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या रहने, अब देखो इसके एग्जाम की पैटर्न की बात करें तो इसमें आपके 3 सब्जेक्ट होंगे। कितने सब्जेक्ट होंगे? 3 सब्जेक्ट। एक होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट जिसको मैट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आपके जो सब्जेक्ट होगा वो होगा अर्थमेटिक। दूसरा कौन सा होगा? अर्थमेटिक, जिसको अपन मैथ्स भी बोल सकते हैं। और तीसरा जो पार्ट होगा वो पार्ट होगा आपके लैंग्वेज का। तीसरा पार्ट किसका होगा? लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में क्या है, आप अगर हिंदी लेना चाहो तो हिंदी ले सकते हो, और आप अगर इंग्लिश लेना चाहो तो इंग्लिश भी ले सकते हो। अब इसमें पैटर्न क्या है, जो मेंटल एबिलिटी का टेस्ट है उसमें आपके 40 क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? 40, और एक क्वेश्चन आपके 1.25 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 1.25। तो ये जो आपके मेंटल एबिलिटी हो गई वो हो गई 50 मार्क्स। कितने मार्क्स की हो गई? 50 मार्क्स। ठीक है, अगली बात करते हैं मैथ्स। मैथ्स के आपके क्वेश्चन आते हैं 20। कितने आते हैं? 20। एक क्वेश्चन 1.25 का, और ये हो गए 25 मार्क्स। और सेम लैंग्वेज में भी यही है। अब इन दोनों लैंग्वेज में से आपको एक सेलेक्ट करनी होती है, या तो आप हिंदी ले लो या आप इंग्लिश ले लो। ठीक है, इसमें भी आपके 20 क्वेश्चन आते हैं 1.25 के, और इसके भी कितने मार्क्स हो गए? 25 मार्क्स। ठीक है, टोटल आपके 100 मार्क्स का पेपर हो गया। टोटल पेपर कितने मार्क्स का हो गया आपके? 100 मार्क्स। ठीक है, तो ये एग्जाम पैटर्न देख लो। मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग, जिसको मैट बोलते हैं, इसके 50 मार्क्स का। अगली बात करें अर्थमेटिक मैथमेटिक्स तो 25 मार्क्स का। और अगली बात करें लैंग्वेज यानी हिंदी या इंग्लिश, इन दोनों में से एक लोगे तो वो भी आएंगे 25 मार्क्स। टोटल हो गया आपके, ये तो हो गया आपके एग्जाम पैटर्न। अगली बात कर लें एग्जाम फॉर्म डेट, यानी कि एग्जाम इसके कब निकलते हैं। तो याद रखना है सितंबर या अक्टूबर। सितंबर और अक्टूबर में आपके इसके फॉर्म निकलते हैं। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में फॉर्म निकलते हैं, नवंबर तक भरे जाते हैं। ये आपको डेट याद रखनी है, इसी में आपके बच्चे का फार्म आप भर सकते हो। ठीक है, अगली बात करें एग्जाम डेट। अब सितंबर अक्टूबर में आपने फॉर्म भर दिया तो इसका एग्जाम कब होगा? तो एग्जाम याद रखना इसका होता है जनवरी में। कब होता है? जनवरी। अगर 26 की बात करें तो आपके जनवरी 2026 इसमें होगा आपके एग्जाम। और फार्म कब निकलेगा? सितंबर अक्टूबर 2025। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। तो ये तो हो गई एग्जाम डेट। अगली बात करें सिलेबस, तो सिलेबस में 3 पार्ट है आपके, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और तीसरा लैंग्वेज। तो पहले मैं आपको रीजनिंग के जो कौन से चैप्टर हैं, रीजनिंग के आपके 10 चैप्टर हैं। ये जो पहले मैंने बताया था MAT, इसके कितने हैं? 10 चैप्टर्स। बहुत ईजी चैप्टर है, बच्चा आसानी से कर लेगा। 40 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स। और फिर अर्थमेटिक के मैथ्स के आपके 15 चैप्टर है, और जो आपके
हिंदी और इंग्लिश है, उसमें पैराग्राफ आते हैं 4-4, तो उसकी अपन आगे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी रीजनिंग, उसमें क्या क्या आता है। तो रीजनिंग में ध्यान से देखना कि आपको मैं चैप्टर का नाम और उसके साथ कैसा क्वेश्चन आता है वो टाइप भी आपको साथ बता। तो पहला देख लीजिए ओड मैन आउट, यानी जो इसमें से अलग है उसको छांटना होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन का टाइप ये हो गया, चैप्टर का नाम भी यही है और क्वेश्चन का टाइप भी ये, 10 चैप्टर हैं ये आ जाएंगे। अगला आप इसमें देख लो, दूसरा फिगर मैचिंग, फिगर को मैच करना है, कौन सा इससे अलग है वो छांटना है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख सकते हो। अगला चैप्टर है आपका पैटर्न कंप्लीट करना। कोई भी आपको एक पैटर्न दे देगा, उस पैटर्न के आगे वाला क्या होगा, और 4 ऑप्शन होंगे उसमें आपको सेलेक्ट करना है। तीसरा चैप्टर पैटर्न कंप्लीट करो। चौथा चैप्टर है फिगर सीरीज कंप्लीट, एक सीरीज होगी उसमें अलग अलग फिगर, उसमें आगे वाला फिगर कौन सा आएगा वो आपको इसमें बताना है। अगला चैप्टर है पांचवा एनालॉगी। एनालॉगस में वही फिगर में, फिगर को देख के आपको जो भी उसमें चीज़ें बची हुई है या जो अलग है उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, छठा चैप्टर है ज्योमेट्री फिगर कंप्लीशन। इसमें आपको 3 तरह के ज्योमेट्री के डायग्राम दे देंगे, सर्कल, ट्राइंगल और स्क्वायर। इसमें से अलग को छांटना है या जो आगे इसको कंप्लीट होगा वो इस आपको बना। छठा चैप्टर ये हो गया, 6 चैप्टर। 7 चैप्टर हो गया मिरर इमेजिंग। अगर एक इमेज बना दी, उसके सामने मिरर रख दिया तो वो कैसा दिखेगा मिरर के अंदर, ये 4 ऑप्शन में से छांटना होता है। बहुत ईजी होते हैं, ये बच्चे कर लेते हैं आसानी से। नेक्स्ट चैप्टर आपके है पंच्ड होल्ड पैटर्न फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग। अब इसमें क्या होता है, कोई पेपर होता है, उस पेपर को ऐसे मोड़ा फिर उसमें काट दिया, या कोई पिन पिन चुबो दी या उसमें होल्ड कर दिया, कुछ पैटर्न बन जाते हैं। तो अगर उसको आप वापस अनफोल्ड करते हो तो उसके पैटर्न कैसे दिखते हैं, तो वो आपके जो पैटर्न दिखेंगे वो ऑप्शन में होंगे, उनको सेलेक्ट करना है। तो ये टीचर बहुत आसानी से सिखाते हैं बच्चों को। तो ये आ गया आपके 9th 8th। नेक्स्ट हो गया 9th स्पेस विजुलाइज। कोई ऑब्जेक्ट है वो स्पेस में कैसे दिखेगा, वो आपके ऑप्शन में दे रखे हैं, उसमें से सेलेक्ट करना है। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर है आपका 10वां एम्बेडेड फिगर। एक फिगर होगा, वो इन चारों फिगर में से किस में मैच करेगा, किस में वो दिखेगा, वो फिगर आपको सेलेक्ट करना। ये हो गए 10 चैप्टर आपके किसके, मेंटल एबिलिटी टेस्ट के, रीजनिंग के। अगली बात अपन कर लेते हैं मैथमेटिक्स, ये अर्थमेटिक या मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में मैंने आपको बताया 10-15 चैप्टर हैं, सारी बेसिक जो मैथ्स है वो इसमें कंप्लीट है। देखो एलसीएम एचसीएफ, नंबर सिस्टम, आपके अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन ऊपर पावर आ गई उसको कैसे सोल्व करना है, परसेंटेज और उसकी एप्लीकेशन जो भी है सारा, डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन, डेसिमल से रिलेटेड ऑपरेशन है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। होल नंबर जो नंबर्स में आप पढ़ते हो कितने टाइप के नंबर है, जो 0 से स्टार्ट होता है उसकी सारी एप्लीकेशन है, फंडामेंटल थ्योरम्स। सिंप्लीफिकेशन नंबर एक्सप्रेशन, सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन टीचर आसानी से इसको सिखा देंगे बच्चों को। अगला आपको देखो कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल इनटू डेसिमल, डेसिमल से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्जन, ये पूछते हैं, बेसिक है। डिस्टेंस, टाइम ऑफ स्पीड, फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनर का। अगला फ्रैक्शनल नंबर एंड 4 फंडामेंटल, फ्रैक्शन के नंबर और उसकी जो भी 4 फंडामेंटल थ्योरम, वो थ्योरम पूछेंगे। मास, लेंथ, टाइम, मनी, कैपेसिटी, जो बेसिक से एकदम मैथमेटिक्स की, वो हो गए। फैक्टर एंड मल्टीपल विद प्रॉपर्टीज, ठीक है, कोई भी फैक्टर है किसी भी इक्वेशन के और उसके क्या मल्टीपल्स हैं, उसकी प्रॉपर्टीज आपको इस चैप्टर में दिखेंगी। प्रॉफिट लॉस, ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट, पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम, इसमें आपके थोड़ा सा मेंसुरेशन आ गया। तो ये हो गए आपके चैप्टर किसके, 15 चैप्टर मैथमेटिक्स के। बहुत इजी सिलेबस है, छोटा सिलेबस है। वैसे ये 20 क्वेश्चन ही आते हैं इसके, हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन मिलेगा, आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश की। हिंदी और इंग्लिश की बात करते हैं। अब देखो, अगर कोई बच्चा हिंदी ले रहा है या कोई इंग्लिश ले रहा है, हिंदी या इंग्लिश ले रहा है, होगा क्या, दोनों में क्या होगा, आपके 4 पैराग्राफ। हिंदी लोगे तो भी क्या आएंगे, 4 पैराग्राफ।
इसमें भी कितने होंगे, 4 पैराग्राफ। हर पैराग्राफ में 5 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल कितने हो गए आपके, 20 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी सेम ही होता है, हर पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन, 25। अब इस 4 जो पैराग्राफ है इसमें क्या क्या होता है, जैसे हिंदी के लिए बात करें तो आपके आ जाते हैं मुहावरे, लोकोक्ति, ठीक है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, और पैराग्राफ में से 1-2 क्वेश्चन उस इस पैराग्राफ से रिलेटेड होंगे। ठीक है, ग्रामर के ये 3-4, एक अनेकार्थी शब्द हो गया, ये तो हो गए हिंदी के। अब ये जो टॉपिक हैं ये आपके पैराग्राफ में से ही पूछेंगे, तो बच्चे के लिए बहुत इजी होता है, सिर्फ 4 पैराग्राफ होते हैं, उसी में से क्वेश्चन। इंग्लिश में भी 4 पैराग्राफ, इसमें क्या होंगे, आप तो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अपने जो एक यूट्यूब पे वीडियो आ चुकी है, आप देख सकते हैं, जो भी 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो सारे इसमें पढ़ा रखे हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं उस वीडियो को। ठीक है, अगली बात करें इसमें और क्या आएंगे आपके, नाउन वगैरह इसके अंदर ही आ जाएंगे, फिर सिनोनिम, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये हो गए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जेंडर नंबर हो गए, जेंडर या, ये इतने से टॉपिक है बस, ये पैराग्राफ में से ही पूछे जाते हैं, बहुत इजी सिलेक्शन होता है। तो जो पेरेंट्स नवोदय विद्यालय के लिए सोच रहा है, या अब कौन भरेगा फार्म, जिसका बच्चा इस साल 2025 में 5th क्लास में आया, 4th पास करके 5th क्लास में आया, और उसकी एज कितनी है, 10 से 12, जो मैंने डेट ऑफ बर्थ बताई वो डेट ऑफ बर्थ आप ध्यान रख लेना, उस डेट ऑफ बर्थ में आपके बच्चे आ रहे हैं तो आप फार्म लगा सकते हैं। और नवोदय विद्यालय की जो फैसिलिटीज है वो सब आपको पता है, बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगला मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता दूं कि इसमें कट ऑफ क्या रहती है। जैसे 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, जो टेस्ट होता है वो कितने का होता है, 100 मार्क्स। अब थोड़ी सी इसमें मैं रिजर्वेशन की बात कर लेता हूँ, कट ऑफ से पहले रिजर्वेशन। अब देखो, वैसे ये ज़्यादातर जो स्कूल्स होती है ग्रामीण यानी रूरल एरिया में होती है। ठीक है, तो जो 75% जो सीट्स है वो कहाँ से भरेंगे, रूरल से। 75% सीट यानी कम लगभग 80 में से 60 सीट्स वो कहाँ से भरेंगे, रूरल या ग्रामीण इलाका। ठीक है, और रिजर्वेशन 27% आपका होता है ओबीसी का, 15% होता है आपका एससी का, और 7.5% होता है आपका एसटी का। और गर्ल्स के लिए बड़ा अच्छा मौका है, गर्ल्स के लिए 1/3 यानी 33% इसके लिए है, गर्ल्स के। ठीक है, ये रिजर्वेशन रहता है। ठीक है, और अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ यहीं पर कट ऑफ की, क्या क्या कट ऑफ रहती है। अगर जनरल की बात करूँ तो जनरल में आपके 70 से 76 आउट ऑफ 100, 100 में से 70 से 76 नंबर अगर कोई बच्चा लाता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, ओबीसी की बात करूं तो आप थोड़े से नंबर कम कर लो, मान लो 66 से 70, इसके बीच में अगर किसी के नंबर आते हैं तो वो ओबीसी में सेलेक्ट हो जाता है। और एससी और एसटी इनके लिए आपके 60 के आसपास, 60 मार्क्स के आसपास नंबर आते हैं तो वो बच्चा क्या हो जाता है, इस टेस्ट में सेलेक्ट। ठीक है, तो जिस पेरेंट्स को इन सारी चीज़ों में और भी कोई डाउट है तो आप हमारे
संस्थान के जो नंबर हैं इन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कभी भी, किसी भी प्रकार का डाउट हो, चाहे एलिजिबिलिटी का हो, सिलेबस का हो। और हमारे यहाँ पर ऑफलाइन बैच लगेंगे, आप ऑफलाइन बच्चों को भेज सकते हैं, ऑनलाइन भी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, एक्सीलेंस एकेडमी जोधपुर में आप बच्चों को एडमिशन करवा सकते हैं। नवोदय विद्यालय के लिए एग्ज़ाम में अभी टाइम पड़ा है, जनवरी में टेस्ट है और अभी आपके मई चल रहा है। ठीक है, तो आप एक्सीलेंस एकेडमी में एक बार विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।